कोरोना से पूरा देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इन सब के बीच तबलीगी जमात को लेकर भी सवालिया निशान लगे हैं कि अगर मरकज के लोगों ने कायदा कानून का पालन किया होता तो देश इस बुरे दौर से शायद नहीं गुजरता। खतरा बहुत पहले ही चला गया होता। आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा में भी कोरोना संकट से जूझ रहे कई राज्यों की ये चिंता दिखी। हिंदुस्तान ने देखा है कि तबलीगी जमात ने कैसे मुश्किल बढ़ाई। पूरे देश ने यह देखा है कि तबलीगी की वजह से कोरोना संकट कितना गहरा गया। तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। आंकड़े भी गवाही दे रहे हैं कि अगर जमातियों का कोरोना ज्वालामुखी नहीं फटा होता तो देश अब तक राहत की सांस ले रहा होता। वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए। हालात और बेहतर हो सकते थे, कानून पालन कर लिया होता और देश की सुन ली होती। लेकिन दिल्ली के मरकज की वो लापरवाही सबसे बड़े खतरे का सबब बन गई। अब कोरोना जैसे महाखतरे से देश की सांसें अटकी हुई हैं। तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 3 बार लॉकडाउन की जरूरत उन जमातियों की वजह से पड़ी है। दिल्ली से जो खतरा देश के 23 राज्यों में पहुंचा, उससे कोरोना का घाव नासूर बन गया। इसी मुद्दे पर आज तक के कार्यक्रम ई एजेंडा आज तक में कोरोना से लड़ाई पर चर्चा हुई। सुलगते मुद्दे पर कई मुख्यमंत्रियों से सवाल हुए, महासंकट पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्रियों ने ई एजेंडा आज तक में अपनी अहम राय रखी और बताया कि कैसे तबलीगी देश के लिए खतरा बन गए। देखिए, बीमारी होना एक विषय है। बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देश पहले लॉकडाउन में रहा। फिर 15 अप्रैल से लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया। हालात नहीं सुधरे तो सरकार ने 14 दिनों के लिए 4 मई से लॉकडाउन 3 का ऐलान कर दिया, जो 17 मई तक चलेगा। सवाल है कि 3 लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी। इस मुद्दे पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी तबलीगी जमात को दोषी बताया। फिर मेरे पास दूसरा निजामुद्दीन के जो आए, वो जो सदर्न पंजाब में चले गए। ये तो पहले आए थे, ये तो ज्यादा दुआबा बेल्ट है, ये नॉर्दर्न बेल्ट। लेकिन जो निजामुद्दीन वाले थे वो मानसा संगरूर सदर्न बेल्ट में आए, वहां मेरे केसेस बढ़े। आज तक के कार्यक्रम ये एजेंडा आज तक में उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जो इस वक्त महामारी के मोर्चे पर सबसे ज्यादा खतरा झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तबलीगी जमात के कोरोना संक्रमित कुछ सदस्यों ने मेडिकल टीम से बदसलूकी की। वो कुछ शहरों में छिपे रहे, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ता चला गया। योगी सरकार ने वैसे जमातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अन्य सरकारों के तेवर भी बेहद तल्ख हैं। इन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएम योगी की चेतावनी उन जमातियों को है जो दिल्ली के मरकज से निकले और बाद में यूपी के अलग अलग शहरों में बदसलूकी करने लगे। गाजियाबाद की तस्वीरें याद होंगी आपको। एमएमजी अस्पताल में जहां डॉक्टर उनके इलाज में लगे थे, नर्सें दिन रात उनकी सेवा में जुटी थी। तमाम मेडिकल स्टाफ उनकी कुशलता के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे, जबकि ये जमाती उनके साथ बदसलूकी की हदें पार कर रहे थे। गाजियाबाद की घटना इकलौती नहीं है। कुछ दिन पहले कानपुर के अस्पताल में मेडिकल स्टाफ उन जमातियों की बदसलूकी से तंग आ गया। प्रयागराज में तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने कई विदेशी जमातियों को छिपा कर रखा था। जमात और तबलीगी से जुड़े हुए लोगों ने बहुत जगह बहुत ही अभद्र कार्य भी किया है। वह गाजियाबाद में चाहे वह स्टाफ नर्स के साथ दुर्व्यवहार का मामला रहा हो, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ या अन्य क्षेत्रों में भी जहां कहीं भी
इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, वहां पर पहले समझाने का प्रयास किया गया, अगर वे समझे नहीं तो वहां पे कठोरता पूर्वक कार्रवाई भी हुई है। नाराजगी ऐसे जमातियों से है जो सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, लोगों को कोरोना जैसे संकट में डाल रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित जमातियों और उनसे बीमार हुए लोगों की संख्या 1129 हो चुकी है, जबकि पूरे यूपी में अब तक 2450 से ज्यादा हैं। हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो कानून की सुसंगत धाराओं के तहत उनके खिलाफ हम कठोरतम कार्रवाई भी करेंगे। कोरोना वॉरियर के रूप में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा देना सरकार का कार्य है, लेकिन कोरोना कैरियर बन करके कोई इस बीमारी को फैलाने का, इस संक्रमण को फैलाने के लिए जिम्मेदार होगा तो उसकी जवाबदेही भी सरकार तय करेगी। तबलीगियों से देश के अन्य हिस्सों में भी संकट गहराया है। ये एजेंडा आज तक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन तमाम इलाकों का जिक्र किया जो उनके राज्य में कोरोना सेंटर बन गए। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया। उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी। 23 मार्च को दिल्ली से चले 107 जमाती मध्य प्रदेश पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज के मुताबिक 57 विदेशी जमातियों को पकड़ा गया। सरकार ने उन पर एक्शन भी लिया। जमातियों का यह सिरदर्द सिर्फ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों का नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कई अन्य राज्य भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद, जयपुर समेत कई शहर अभी सबसे बड़े कोरोना केंद्र बने हुए हैं। इसमें तबलीगी जमात के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। नतीजा ये हुआ कि हालात संभल नहीं रहे। महाराष्ट्र में 12,296, गुजरात में 5,056, दिल्ली में 3,738, मध्य प्रदेश में 2,719 और राजस्थान में 2,666। कोरोना संक्रमितों की यह संख्या 2 मई की शाम 5 बजे तक की है। कुछ सरकारें हवाला दे रही हैं कि मौलाना साद के मरकज से वो मुसीबत नहीं बढ़ी होती तो आंकड़े और बेहतर होते। 23 मार्च को दिल्ली से बड़ी संख्या में जमातियों ने हरियाणा का रुख किया था। वहां भी पीड़ितों की संख्या 360 के करीब है। ये एजेंडा आज तक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अगर जमाती नहीं होते तो मुसीबत नहीं आती। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी तो अहमदाबाद के 90% केस के लिए जिम्मेदार जमातियों को बता रहे हैं। तबलीगी लोग, जमात के लोग जो दिल्ली से, निजामुद्दीन से निकले और हजारों की संख्या में, और वो कोरोना को सारे देश में बढ़ा गए। हमारे यहाँ भी 135 केस तो केवल तबलीगी समाज के, जमात के लोग वो पॉजिटिव पाए गए हैं। हजारों की संख्या में लगभग 1400 की संख्या ऐसी थी जिनके ऊपर हमने नजर रखी, जिनको क्वारंटाइन किया, जिनको सर्वेलेंस में रखा। उसमें विदेशी भी थे। 107 लोग तो विदेश से ही संबंध रखने वाले थे। 850 लोग ऐसे हैं जो बाकी अन्य प्रांतों से हरियाणा में आकर के और तबलीगी इस नाते से वो काम कर रहे थे। अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने यहाँ बेरोक-टोक, मरकज के लोगों ने यहाँ काफी, अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुलेआम मिलते गए। उत्तराखंड सरकार ने भी वैसे जमातियों पर शिकंजा कसा जो कोरोना संक्रमण की वजह बने। बड़ी संख्या में लोगों को क्वारंटीन किया गया। जमात से जुड़े हुए थे, ये जमायती जिनको कहना चाहिए, ये 1435 लोग थे और हम एक एक को ढूंढ पाने में सफल हुए। ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो हमारी आशा बहनें हैं,
और जो अन्य जो संगठन जिन्होंने हमको सहयोग किया, वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। लेकिन हमने जरूर किया कि 5 अप्रैल को हमने घोषणा की कि अगर आप 6 अप्रैल तक सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर हम बहुत सख्ती से सामने पेश आएंगे। 18 अप्रैल को केंद्र सरकार ने जमातियों से जुड़े आंकड़े जारी किए थे। तब बताया था कि करीब 30% मामले सिर्फ जमातियों के संक्रमण के हैं। तबलीगी जमात के सदस्य सबसे ज्यादा तमिलनाडु पहुंचे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि मरकज की वजह से कोरोना ग्राफ बहुत तेजी से भागा। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना किसने फैलाया? अब अगर मैं इस तरह से कहूं कि अगर फॉरेन से लोग ना आए होते तो कोरोना ना होता। कोरोना तो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, कोरोना तो बाहर से ही आया। तो अगर मैं कहूं फॉरेन से लोग नहीं आए, फॉरेन से जो लोग आए वो भी तो अपने ही देश के लोग थे ना। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए। मार्च के आखिर में हेल्थ टीम ने 2300 से ज्यादा लोगों को मरकज से निकाला था। इनमें से बड़ी संख्या में लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसी के बाद तबलीगी जमात और उसके प्रमुख मौलाना साद को लेकर सवाल उठने लगे थे। जमात प्रमुख पर तो कई धाराओं में जांच भी जारी है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आज तक ब्यूरो। तबलीगी जमात सवालों के घेरे में है तो उसका मुखिया सवालों के जवाब देने से भाग रहा है। महीने भर से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन वो क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हो रहा। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। देश का संकट बढ़ाने में बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है मौलाना साद, तबलीगी जमात का अमीर। 23 मार्च को मरकज वाला कोरोना संकट गहराया था और इसके करीब हफ्ते भर बाद साद का एक ऑडियो संदेश आया था कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। यह ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल। हालात बिगड़े और सवाल उठे तो मौलाना अंडरग्राउंड हो गया। जिस मुश्किल वक्त में उसे सामने आकर सच्चाई बतानी थी वो छिप गया। छिपा भी ऐसा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच उसे अब तक नहीं तलाश पाई है। वैसे मरकज प्रमुख लगातार दावा करता रहा है कि वो छिपा नहीं। आज तक के सवालों का जवाब देते हुए कुछ दिन पहले ही उसने कहा था कि क्राइम ब्रांच को उसके ठिकाने का पता मालूम है। अभी आप कहां हैं? जांच एजेंसियों को मेरे लोकेशन के बारे में पता है। क्राइम ब्रांच ने मुझे 2 नोटिस भेजे हैं और हमने दोनों के जवाब भी दिए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक वो जांच से भागता रहा है। अब क्राइम ब्रांच उसे 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है। मौलाना अब तक भेजे गए 4 नोटिस में अब तक आधी अधूरी जानकारी देता रहा है। वो सामने नहीं आता, लेकिन ऑडियो संदेश जारी करता रहता है। संकट के बादल मंडराने के बाद अब से कुछ दिन पहले भी उसने अपने जमातियों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की थी। उस अपील का असर भी दिखा। दिल्ली समेत कई जगहों पर उन जमातियों ने प्लाज्मा डोनेट भी किए हैं। लेकिन तलाश तो असली गुनहगार की है जो छुपा हुआ है। और तो और साद ने अब तक कोरोना पर अपनी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी भी नहीं है। दिल्ली से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।